और ये इंसिडेंट आपको कोई नहीं जानता है, सिर्फ हम मुश्किल से 12, 14, 15 लोग ये इंसिडेंट जानते हैं। उमर खालिद के परिवार ने, उनके पिताजी ने, उनके वालिद साहब ने उनको, हम सभी लोगों को, जिन लोगों ने हंगर स्ट्राइक किया था, सबको बुलाया अपने घर पे खाने के लिए रात में। कन्हैया को भी आना था क्योंकि वो भी हंगर स्ट्राइक पे था, हम भी गए थे। हम लोग 10 बजे तक, 10:30 बजे तक वहाँ रुके थे उमर खालिद के घर पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उमर खालिद बेगूसराय आते हैं। पूरा मैं आपको इंसिडेंट बिल्कुल क्लोजली बता देता हूँ, इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा कहानी की तरह सुनिए। अब चका करके उमर खालिद उठा मुझे देख करके, और मैं उमर खालिद को देखा तो सबसे पहला जो रिएक्शन था उमर खालिद का, वो था, संजीव तुम यहाँ कैसे? तो उसके अगले दिन मैं, उमर खालिद और कन्हैया का भाई, 3 लोग 2-3 जगहों पे जाते हैं, और वो 2-3 मुस्लिम फैमिली थी। जिस गाड़ी में जाते हैं उस गाड़ी में ब्लैक शीशा लगा हुआ होता है। कन्हैया अलग पार्टी में था, उमर खालिद अलग पार्टी में था, हम किसी पार्टी में नहीं थे। तो हम इसके साथ भी काम कर लेते थे और उमर के साथ भी, दोनों के साथ काम कर लेते थे। तो हमें दोनों की कहानी कुछ कुछ पता है। बहुत सारे लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसमें से वो एक बैन संस्था है, आज की डेट में DSU जो है वो बंद हो चुका है। 4, 4:30 का समय होता है। उमर खालिद कहते हैं कि भाई आ जाना, प्रोग्राम है यहाँ पे 5:30 बजे से। कन्हैया कहता है कि हम कुछ सुबह से खाए नहीं है, हम जा रहे हैं, थोड़ा सा खा करके आ जाते हैं। कन्हैया वहाँ पे नहीं आया, फ़ोन करने के बावजूद नहीं आया। और उसके साथ एक और जेल गए थे उस समय, अनिर्बान भट्टाचार्य, वो भी तो बाहर है, उनको भी बेल मिला हुआ है। और उसी हंगर स्ट्राइक के दौरान कन्हैया आकर के बिहार में नीतीश कुमार से मिलते हैं, लालू यादव से मिलते हैं, जो पैर छूने वाला और बंच ऑफ थॉट जो लालू यादव ने दिया। तो वहाँ से एक क्रॉप अप होता है कि कन्हैया और इन लोगों के बीच में आपस में दोस्ती है, इसीलिए ये लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। जबकि हंगर स्ट्राइक तो JNU में गाजर मूली की तरह होता है। शर्जील इमाम की पार्टी और कन्हैया की पार्टी में बिल्कुल नहीं बनती थी। हेम मिश्रा जेल में था, गढ़चिरौली से उसे पुलिस ने अरेस्ट किया था। कन्हैया उस इंसिडेंट से अपने आप को बिल्कुल अलग करके रखता है। अगले ही दिन पर्ची, पार्लियामेंट में कोई विश्वास ही नहीं है, संसद में विश्वास ही नहीं करते हैं, चुनाव में विश्वास ही नहीं करते हैं। उनके लिए तो संसद एक सुअर बाड़ा है। सुअर बाड़ा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। कैसे धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ रहा है। और फिर ये सब करते करते आज ये घटना घट रही है कि उमर खालिद को 5 साल के बाद भी, कि आखिर कन्हैया चुप क्यों है? क्या उसे दोस्ती की कोई परवाह नहीं है? क्या उसे दोस्त की कोई परवाह नहीं है? क्या वो एक शब्द तक नहीं बोल सकता है? या फिर क्या कन्हैया पहले दोस्त हुआ करता था, अब दोस्ती खत्म हो गई है उन लोगों के बीच में? या फिर क्या कन्हैया दगाबाज हो गया है कि अपने दोस्त को भूल गया? अगर आप इस कहानी को सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कन्हैया और उमर खालिद जो है वो लंगोटिया यार थे, और लंगोटिया यार होने के बावजूद कन्हैया उनके खिलाफ, उनके पक्ष में कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। आइए आज एक लंबी कहानी आपको सुनाते हैं, और ये लंबी कहानी बिल्कुल लिव्ड एक्सपीरियंस है, यानी कि बिल्कुल मेरे आंखों के सामने देखा हुआ है, परखा हुआ है, सब कुछ हमारे सामने हुआ है। और ये कहानी है कन्हैया और उमर खालिद के दोस्ती यारी की कहानी, या फिर दोस्ती यारी के दावों की कहानी। और ये कहानी आज समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि आज जब उमर खालिद को 5 साल जेल में रखने के बावजूद उसे नहीं दिया गया बेल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कन्हैया चुप क्यों है? क्या उसे दोस्ती की कोई परवाह नहीं है? क्या उसे दोस्त की कोई परवाह नहीं है? क्या वो एक शब्द तक नहीं बोल सकता है? या फिर क्या कन्हैया पहले दोस्त हुआ करता था, अब दोस्ती खत्म हो गई है उन लोगों के बीच में? या फिर क्या कन्हैया दगाबाज हो गया है कि अपने दोस्त को भूल गया? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। और अगर आप इस कहानी को सही से सुन लीजिएगा, और कहानी की तरह ही सुनिएगा, क्योंकि हमारे सामने सब कुछ घटित हुआ है, उसमें मैं भी वहाँ पढ़ा करता था और हम भी इनके ग्रुप में थे, हम भी इनके साथ काम ही करते थे। कन्हैया अलग पार्टी में था, उमर खालिद अलग पार्टी में था, हम किसी पार्टी में नहीं थे। तो हम इसके साथ भी काम कर लेते थे और उमर के साथ भी, दोनों के साथ काम कर लेते थे। तो हमें दोनों की कहानी कुछ कुछ पता है। सबसे पहला तो यही दावा है कि आखिर भाई कन्हैया तो बाहर घूम रहा है, मज़े कर रहा है, तो फिर उमर खालिद अंदर क्यों है? उसका सिंपल सा जवाब है, बहुत टेक्निकल सा जवाब है, उसके लिए कहानी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। उमर खालिद कन्हैया जो है और उसके साथ एक और जेल गए थे उस समय, अनिर्बान भट्टाचार्य, वो भी तो बाहर है, उनको भी बेल मिला हुआ है। और उमर खालिद को भी 9 फरवरी की जो घटना JNU के अंदर हुई थी, जो नारे लगाए गए थे, उसमें उमर खालिद को भी बेल दिया गया है। उमर खालिद को जो बेल नहीं दिया जा रहा है वो दिल्ली दंगे
के दौरान या फिर सीएए एनआरसी का जो विरोध हो रहा था वहां पे उस दौरान जो भी कुछ उनके ऊपर आरोप लगा उसके तहत नहीं दिया गया है। उसका कन्हैया के केस से, जेएनयू के स्लोगन वाले केस से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अनिर्बान भट्टाचार्य भी बाहर है, अनिर्बान भट्टाचार्य अंदर नहीं है और शर्जिल इमाम अंदर है, जो कि शर्जिल इमाम जो उस केस में, यानी कि जो जेएनयू वाला स्लोगन वाला केस था, उस केस में उसका कहीं लेना देना नहीं है। हालांकि उस समय शर्जिल इमाम जेएनयू का स्टूडेंट था, 2013 से ही वो वहाँ पे स्टूडेंट है। पूरी कहानी, अब शर्जिल इमाम के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, कन्हैया कुमार या शर्जिल इमाम से कोई दोस्ती नहीं थी, कभी दोस्ती नहीं थी। शर्जिल इमाम आइसा में थे, कन्हैया एआईएसएफ में थे। शर्जिल इमाम की पार्टी और कन्हैया की पार्टी में बिल्कुल नहीं बनती थी। सबसे ज़्यादा विरोध शर्जिल इमाम ने कन्हैया के प्रेसिडेंट बनते समय भी किया, शर्जिल इमाम और उसकी पार्टी के सभी लोगों ने किया। और जब चुनाव हो रहा था बेगूसराय 2019 लोकसभा, जब कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी शर्जिल इमाम कन्हैया का सपोर्ट ना करके सपोर्ट किए थे। जब उस समय लेफ्ट यूनिटी की बात हुई थी, तब भी शर्जिल इमाम ने कई सारे पोस्ट और कई सारा कुछ बोला था अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म में आरजेडी के कैंडिडेट के बारे में कन्हैया का उसने क्रिटिसाइज ही किया है। तो शर्जिल इमाम को तो सीन से बाहर ही कर दीजिए, उसका कहीं कोई इससे लेना देना नहीं है। अब चलते हैं उस कहानी की तरफ, उस दावे की तरफ कि क्या कन्हैया कुमार उमर खालिद दोस्त हुआ करते थे। सबसे बड़ा सच, सबसे बड़ा झूठ समझिए कि वो कभी दोस्त नहीं होते थे। जेएनयू में 9 फरवरी की घटना घटने से पहले कन्हैया कुमार और उमर खालिद के बीच संबंध सिर्फ इतना था जितना किसी भी एक्टिविस्ट का दूसरे एक्टिविस्ट के साथ जेएनयू के अंदर होता है, जो कि लेफ्ट लीनिंग होते हैं। एबीवीपी के साथ लोगों का उस तरह से नहीं होता है, लेकिन लेफ्ट के लोगों के साथ जैसा संबंध था, और कन्हैया का तो कांग्रेस के लोगों के साथ यानी कि एनएसयूआई के लोगों के साथ भी उतना ही अच्छा संबंध था, वैसा ही संबंध था जैसा उमर खालिद के साथ संबंध था। अब ये समझ लीजिए पहले कि उमर खालिद और कन्हैया की पार्टी में डिफरेंस क्या है। जिस समय चुनाव हुआ था 2015 वाला, जिसमें कन्हैया कुमार बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, उस समय कन्हैया कुमार एआईएसएफ से थे, जो कि सीपीआई की पार्टी है, जिसे लोग सॉफ्ट या हार्ड कांग्रेस भी, सोशलिस्ट कांग्रेस या नेहरूवियन कांग्रेस भी कहते हैं। इतना सॉफ्ट हो चुका है, मतलब लेफ्ट से बाहर जा चुका है, ऐसा लोगों का दावा है। तो एआईएसएफ से थे, कांग्रेस के साथ भी अच्छा संबंध है उनका था, वहाँ पे एनएसयूआई के लोगों के साथ भी अच्छा संबंध था। सनी धीमान उस समय वहाँ पे कांग्रेस देखा करते थे। और उमर खालिद कंप्लीटली उल्टा पोल। उमर खालिद उस डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियंस के संबंध रखते थे, डीएसयू, जिस डीएसयू के बारे में कहा जाता था कि वो माओवाद में विश्वास करते थे, वो लोग नक्सलवाद में विश्वास करते थे। और उसी समय डीएसयू का ही एक लड़का, यानी कि एक उसका सदस्य हेम मिश्रा, जेल में था। गढ़चिरौली से उसे पुलिस ने अरेस्ट किया था और वो जेल में था जिस समय कन्हैया का ये चुनाव वगैरह सब कुछ हो रहा है। तो उस दौरान उमर खालिद और इन दोनों के बीच के दोस्ती का सिर्फ एक जो है वो धारा सामने आया कि हेम मिश्रा के रिलीज करने के लिए या फिर और भी पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज करने के लिए जेएनयू में जो अभियान चलता था, आंदोलन चलता था, उसको लेकर के अलग अलग मीटिंग होती थी, अलग अलग प्रोटेस्ट होता था। उसमें कन्हैया भी आता था, अपनी बात रखता था, उमर खालिद भी अपनी बात रखते थे। तो ये ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद आता है आपका चुनाव, 2015 का चुनाव। अब 2015 का प्रेसिडेंट का चुनाव, यानी कि जेएनयू छात्र संघ का जब चुनाव हो रहा होता है, तो उस समय की बात अभी भी मुझे याद है। आप अगर जेएनयू के हैं या जेएनयू जाते हैं तो वहाँ पे SSS1, SSS2 दो बिल्डिंग है। SSS का मतलब सोशल साइंसेज, स्कूल फॉर सोशल साइंसेज 1, स्कूल फॉर सोशल साइंसेज 2, इन दोनों के बीच में एक जीना है। उस जीने पे अनिर्बान भट्टाचार्य और लोग बात कर रहे होते थे। ये कन्हैया कुमार और वो कुछ लोगों से बात कर रहा होता था, कन्विंस कर रहा होता है, अपना पार्टी का प्रचार कर रहा होता है, जो कि वहाँ पे होता है। लोग जो है डेमोक्रेसी और इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसी में कन्हैया कुमार ऐसे बोलते बोलते सभी लेफ्ट के बारे में बात कर रहा था कि देखिए एक लेफ्ट हमारा लेफ्ट है, एक ऐसा वाला लेफ्ट है, एक उसका, सबका अलग अलग बता रहे थे। तो उसी में उन्होंने बताया देखिए एक डीएसयू भी है, और डीएसयू वाले जो हैं वो पार्लियामेंट को मानते ही नहीं है। ये कन्हैया के शब्द हैं, ये शब्द मैं कोट कर रहा हूँ दावे के साथ। ये कन्हैया का एग्जैक्ट शब्द था कि एक देखिए डीएसयू वाले भी हैं, उन लोगों का तो पार्लियामेंट में कोई विश्वास ही नहीं है, संसद में विश्वास ही नहीं करते हैं, चुनाव में विश्वास ही नहीं करते हैं। उनके लिए तो संसद एक सुअर बाड़ा है। सुअर बाड़ा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था कि डीएसयू के लिए सुअर बाड़ा है।
वहीं पे अनिर्बान वहीं से गुजर रहा था, उसने ये बात सुन लिया और पीछे से पकड़ करके अनिर्बान ने जाकर के बोला कन्हैया को पकड़ करके, भाई हमारे लिए संसद सुअरबाड़ा नहीं है, अगर संसद की प्रक्रिया सही ढंग से चल रही है तो संसदीय व्यवस्था में हम भी विश्वास करते हैं, बशर्ते कि संसद अपने जो मूल्य हैं उसके अनुसार चले। तो ये इंसिडेंट इतना ही संबंध, उसके बाद फिर अनिर्बान वहां से चला जाता है, उमर खालिद वहां पे नहीं थे, इतने ही संबंध हुआ करते थे। इसके बाद फिर चूंकि उस दौर में अगर आप 2015 का दौर देखिएगा तो लोग एंटी इनकम्बेंसी, आयशा के एंटी इनकम्बेंसी से चट गए थे। 2013 में सारा सीट उनका जीता था, 14 में सारा सीट जीता था, 15 में सीट जो है वो लोग चट गए थे कि आयशा जो है वो लिंगदो के खिलाफ वोट लेके जाती है और कुछ करती नहीं है कैंपस में। तो एक आयशा के खिलाफ माहौल बन चुका था। और दूसरी तरफ एसएफआई भी टूट चुकी थी का मतलब एसएफआई 2014 के चुनाव में एसएफआई अलग हो गई थी और वहां से डीएसओ एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन, डीएसएफ एक डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था 2015 के चुनाव में। लेनिन 14 के चुनाव में लेनिन उससे पहले अध्यक्ष बन चुके थे। लेफ्ट कमजोर हो चुका है, आयशा के सामने वाला जो है कमजोर हो चुका है एसएफआई। दूसरी तरफ आयशा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोग बिल्कुल उसको देना नहीं चाहते हैं। तो पूरा कैंपस इस जुगाड़ में था कि कोई तो निकले। और उसी दौरान हम लोग भी, हमारा भी एक थिएटर ग्रुप था, हम लोग भी थिएटर वगैरह कर रहे थे। स्ट्रीट प्ले जेएनयू भूल गया था और हम लोग ने स्ट्रीट प्ले करना वहाँ पे शुरू किया था। तो हमारी भी थोड़ी थोड़ी पहचान हो गई थी, मीटिंग में लोग बुलाने लगे थे, अलग अलग मुद्दों पे बातचीत होने लगी थी, उस मीटिंग में हम लोग भी बैठने लगे थे। तो ये सब कुछ चल रहा था और इसी दौरान इसी में जितने भी लोग जो आयशा के खिलाफ थे वो सभी लोग कन्हैया के सपोर्ट में आ गए, खास करके उसका प्रेसिडेंशियल डिबेट सुनने के बाद। प्रेसिडेंशियल डिबेट से पहले तक मैं दावा कर रहा हूं कि उमर खालिद या उसके ग्रुप के लोग कन्हैया को वोट देने वाले नहीं थे। लेकिन जिस तरह से कन्हैया ने सारे लेफ्ट के लोगों को और खास करके एबीवीपी के लोगों को धोया और अपने ही पार्टी के नेता अतुल कुमार अंजान का जो है वो क्रिटिसिज्म किया, सीपीआई के लीडर, सीपीआईएमएल के लीडर दीपांकर भट्टाचार्य का क्रिटिसिज्म किया, तो उसमें लोगों को एक होप दिखा कि ये सच को सच बोल रहा है, चाहे जो भी बात हो, चाहे जिस भी परिस्थिति में बोल रहा हो। परिस्थिति ये थी कि जब कुछ था ही नहीं वहाँ पे आयशा का, इसका एएसएफ का, तो सच को सच बोलने में क्या जा रहा है। तो इन्होंने सब लोगों के अंदर होप जगा और सब लोगों ने इनको वोट किया। और मुझे याद है डीएसयू के लोगों, बहुत सारे लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसमें से वो एक बैन संस्था है, आज की डेट में डीएसयू जो है वो बंद हो चुका है और हेम मिश्रा को जेल हो चुका है। हालांकि उसकी भी कहानी मैं आपको एक बताऊंगा कि कैसे हेम मिश्रा जब बेल पे निकल के आए थे तो जेएनयूसी ने उनके लिए प्रोग्राम किया था और उस जेएनयूसी के प्रोग्राम में हम लोग भी गए थे। उस प्रोग्राम में हमने भी डफली बजाया था, लेकिन फाइनली हेम मिश्रा को कन्विक्ट साबित किया गया था। उसमें जीएन मालाकर साहब जो कि मेंटर थे कन्हैया के, वो भी आते हैं। तो इन लोगों ने वोट किया, यानी कि उमर खालिद और इसके ग्रुप के लोगों ने वोट किया। हालांकि ये लोग उससे पहले तक, उस चुनाव से पहले तक ये लोग चुनाव का विरोध करते थे। इन लोगों का कहना था कि जब तक लिंगदो का रिकमेंडेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा तब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे चुनाव में। लेकिन ये वोट डालते थे, तो इन्होंने वोट जाके डाल दिया, चुनाव ये खुद नहीं लड़ते थे। उसके बाद फिर जेएनयू में या कह लीजिए पूरे दिल्ली में एक पूरा आंदोलन का माहौल बन जाता है। ऑक्यूपाई यूजीसी आंदोलन होता है और अलग अलग तरह के आंदोलन चलते रहते हैं लगातार। रोहित बिमला का आंदोलन होता है, ऑक्यूपाई यूजीसी आंदोलन होता है और लगातार जो है बैकफुट पे सरकार जा रही होती है जेएनयू के सामने। इसी दौरान डीएसयू से उमर खालिद और उसके साथ साथ लगभग 10-11 लोग पार्टी को छोड़ देते हैं किसी इंटरनल मैटर को लेकर के। लेकिन उससे पहले होता यह है कि हेम मिश्रा छूट के आते हैं, जो मैंने आपको कहानी बताया, और झेलम हॉस्टल में उनको लेकर के प्रोग्राम होता है। वहाँ पर जो भी होता है लोग बोलते हैं, स्पीच देते हैं। जीएन मालाकर सर जो कि उस समय कन्हैया के मेंटर हुआ करते थे, आज हैं या नहीं है पता नहीं, शायद नहीं है क्योंकि ऐसा छोड़ चुका है कन्हैया, तो अब शायद मेंटर है या नहीं है हमें नहीं पता है। तो उस प्रोग्राम में हम लोग खुद शिरकत करते हैं और कन्हैया और उमर खालिद के बीच में बस इतनी ही दोस्ती थी जितनी हम लोगों की, हमारी और कन्हैया के बीच में दोस्ती हुआ करती थी कि जब कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो बस आया नहीं आया, कितने लोग आएंगे, कौन जाएगा, कौन जो है वो जाकर के डोर टू डोर कैंपेन करेगा, तुम कौन सा हॉस्टल करोगे, तुम कौन सा हॉस्टल करोगे, तुम क्या जिम्मेदारी लोगे, इतना तक ही सीमित होता था। क्योंकि कन्हैया अकेला प्रेसिडेंट अपनी पार्टी से था, उससे डिपेंड रहना पड़ता था अन्य पार्टी के लोगों के ऊपर या फिर ऐसे लोग जो किसी पार्टी से नहीं है,
इस तरह के काम के लिए कि पर्चा छप जाए, पोस्टर छप जाए, या फिर कैंपेन हो जाए, हमारे सपोर्ट में कुछ लोग रहें पीछे, इसलिए निर्भर रहता था। तो उसी में जैसे निर्भर रहिए या फिर कह लीजिए एक दूसरे से संवाद होता था, जैसे हमारे और कन्हैया के बीच में संवाद होता था, वैसे ही उमर खालिद और उनके बीच में संवाद होता था दोनों के बीच में। अब आ जाइए 9 फरवरी की घटना। 9 फरवरी की घटना जब होती है तो उस 9 फरवरी की घटना लगभग 5 बजे शुरू होना था प्रोग्राम, 5 साढ़े 5 बजे का प्रोग्राम होने का शेड्यूल किया गया था। और उसी समय ताप्ती ये साबरमती मेस के पास, साबरमती हॉस्टल के पास ये प्रोग्राम होना था। और साबरमती हॉस्टल, अगर आप जेएनयू गए हैं तभी आप समझ पाएंगे, साबरमती हॉस्टल के बिल्कुल बगल से रोड जाती है, वहाँ पे टी पॉइंट है, और टी पॉइंट पे हम भी आ रहे थे, उमर भी आ रहा था और कन्हैया भी आ रहा था। तीनों 3 रास्ते से थे, वहाँ पे तीनों मिलते हैं। उमर मुझे कहता है कि भाई आ जाना। अभी 4 साढ़े 4 के आसपास मैं क्लास लेकर के अपना आ रहा था, 4 साढ़े 4 का समय होता है। उमर खालिद कहते हैं कि भाई आ जाना, प्रोग्राम है यहाँ पे 5:30 बजे से। कन्हैया कहता है कि हम कुछ सुबह से खाए नहीं हैं, हम जा रहे हैं, थोड़ा सा खा करके आ जाते हैं, यानी कि हॉस्टल जा रहे हैं। हालांकि उस समय मेस का टाइम खत्म हो चुका है, 4 साढ़े 4 बजे। थोड़ा सा तबीयत भी, उसने कहा कि तबीयत भी मेरी थोड़ी सी सही नहीं है, लेकिन हम आ जाएंगे, ये उसने कहा। लेकिन उसके बाद मैं वहीं पे था, प्रोग्राम जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे रहा, शुरू से लेके अंत तक रहा। कन्हैया वहाँ पे नहीं आया, फ़ोन करने के बावजूद नहीं आया। और मैंने अपने फ़ोन से कम 17 बार कॉल किया था कन्हैया को। और मैंने सिर्फ नहीं किया था, सभी लोगों ने कॉल किया था कि भाई प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पे हल्ला मच रहा है तो आना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट नहीं आते हैं, आते भी हैं प्रेसिडेंट तो उस जगह पे ना जाकर के रोड पे ही खड़े रहते हैं, यानी कि कन्हैया रोड पे ही खड़ा रहता है। तो संबंध कितना बढ़िया था, कितनी अच्छी दोस्ती थी, इस सब से आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। अब उसके बाद फिर 9 फरवरी के बाद घटना जब घट जाती है, जब हल्ला मच जाता है, टीवी डिबेट होना शुरू हो जाता है, तो उस टीवी डिबेट के बाद, उस टीवी डिबेट के दौरान भी कह लीजिए, जिस चैनल पे उमर खालिद जा रहा है उस चैनल पे कन्हैया नहीं जा रहे हैं। कन्हैया गया दीपक चौरसिया के चैनल पे और उमर खालिद गए हैं उसके चैनल पे, अर्नब गोस्वामी के चैनल पे। एक जगह पे कभी लोग नहीं गए आपस में साथ में। उसके बाद फिर कन्हैया उस इंसिडेंट से अपने आप को बिल्कुल अलग करके रखता है। अगले ही दिन पर्ची लिखता है, जो जेएनयू में पर्चा, जेएनयू की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से एक पर्चा लिखा जाता है, पर्चा सारे हॉस्टल में चिपकाया जाता है और उसमें साफ साफ कहा जाता है कि जो नारे लगे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। उसकी जेएनयू यानी कि कन्हैया कुमार भर्त्सना करता है, उसका क्रिटिसिज्म करता है और जो भी इसमें संबद्ध कार्रवाई है वो की जा सकती है। जो प्रशासन है यानी कि जो जेएनयू प्रशासन है वो करने के लिए स्वतंत्र है और वो अपने आप को अलग कर लेता है। इसके बाद फिर मालाकार सर के घर पे कन्हैया जाता है। जब रेड पड़ना शुरू होता है, पुलिस जब आनी शुरू हो जाती है कैंपस में, शाम में मालाकार सर के पास जाता है। ये मालाकार सर जीएन मालाकार के पास जाता है। वहाँ पे पूर्वांचल हॉस्टल के वार्डन हुआ करते थे, उनसे सारी चर्चा होती है। बोलते तुमको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो हमारे घर पे भी रह लो और चाहो तो तुम अपने हॉस्टल में भी जाके सो सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ करता भी नहीं है। उसके बाद अगले दिन कन्हैया की अरेस्टिंग होती है। मेस से बाहर खाना खा के निकल रहे थे, वहाँ पे बस स्टैंड जो है वहाँ से उनकी अरेस्टिंग होती है। हालांकि उसमें अरेस्ट ना करने के लिए बोला जाता है, उनको बोला चलिए सिर्फ कुछ पूछताछ करना है। तो कन्हैया को ये विश्वास ही नहीं था, तो क्योंकि मैं तो हूँ नहीं वहाँ पे, मैं इंसिडेंट जब हो रहा था तब भी नहीं था, इंसिडेंट होने के बाद भी मैं वहाँ पे नहीं गया था, मैं बस जब इंसिडेंट खत्म हो गया था तब लोगों को अलग करने के वहाँ पे थे कन्हैया। इतनी दोस्ती थी। उसके बाद फिर 9 फरवरी की घटना घटती है। 9 फरवरी की जब घटना घटती है, जब पूरा कैंपस एकजुट होता है, तो जब कैंपस एकजुट होता है कन्हैया की अरेस्टिंग के लिए, तो जब कन्हैया बाहर आते हैं तो उस समय तक कैंपस एकजुट हो चुका होता है। उस समय आकर के बाहर कन्हैया अपना स्टैंड चेंज नहीं कर सकते या स्टैंड अलग नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूरा कैंपस का प्रेशर था, पूरा कैंपस ही नहीं पूरा सिविल सोसाइटी का प्रेशर था। कांग्रेस से लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां एक आ चुकी है, उमर खालिद से लेकर कन्हैया से लेकर सब लोगों के लिए, तो कन्हैया अपना स्टैंड कैसे अलग कर सकते थे। तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है। उसके बाद फिर उमर खालिद भी बाहर आते हैं, उनको भी बेल मिलता है, अनिर्बान भट्टाचार्य को भी बेल मिलता है, सबको साथ में बेल मिल जाता है। और तब से इन लोगों के बीच में वैसे ही कुछ कहानी। अच्छा, उसके पहले एक और इंसिडेंट आप देख लीजिए कि जब उमर खालिद थे जेल के अंदर, जब उन्हें बेल नहीं मिला था, तब जेएनयू में हंगर स्ट्राइक हुआ। लगभग 16-17 लोगों ने हंगर स्ट्राइक किया था और उस हंगर स्ट्राइक करने वालों में से एक मैं भी था। हालांकि मैंने बीच में ही छोड़ दिया था, स्वास्थ्य के कारण कुछ हुआ था,
तो उस हंगर स्ट्राइक के दौरान कन्हैया भी था, और उसी हंगर स्ट्राइक के दौरान कन्हैया आकर के बिहार में नीतीश कुमार से मिलते हैं, लालू यादव से मिलते हैं, जो पैर छूने वाला और बंच ऑफ थॉट जो लालू यादव ने दिया, ये सारा कंट्रोवर्सी उस समय कन्हैया 7 या 8 दिन का हंगर स्ट्राइक पे रहते हैं। तो वहां से एक क्रॉप अप होता है कि कन्हैया और इन लोगों के बीच में आपस में दोस्ती है, इसीलिए ये लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। जबकि हंगर स्ट्राइक तो जेएनयू में गाजर मूली की तरह होता है। रोहित वेमुला का मर्डर हुआ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, हंगर स्ट्राइक पे हम बैठे हुए थे और मैं भी वहाँ उसमें बैठा हुआ था, कन्हैया बैठा हुआ था, उमर खालिद बैठा हुआ था, हम लोग तीनों लोग उस वहाँ पे थे और भी लोग उसमें बैठे हुए थे हंगर स्ट्राइक पे। तो हंगर स्ट्राइक करना कोई गहरी दोस्ती की निशानी नहीं है जेएनयू के अंदर। अब आगे बढ़िए, फिर उसके बाद बेल मिल जाता है, उसके बाद फिर सब लोग अपना अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। एक और इंसिडेंट आपको बता देते हैं, और ये इंसिडेंट आपको कोई नहीं जानता है, सिर्फ हम मुश्किल से 12, 14, 15 लोग ये इंसिडेंट जानते हैं। बेल होने के बाद एक दिन उमर खालिद के परिवार ने, उनके पिताजी ने, उनके वालिद साहब ने उनको, हम सभी लोगों को, जिन लोगों ने हंगर स्ट्राइक किया था, सबको बुलाया अपने घर पे खाने के लिए रात में। कन्हैया को भी आना था क्योंकि वो भी हंगर स्ट्राइक पे था, हम भी गए थे। वहाँ पे सारा कुछ चल रहा था, बातचीत बहुत लंबा, हम लोग 2-2.5 घंटे वहाँ पे बैठे उनके घर पे, जो शाहीन बाग में है जामिया के पास। वहाँ पे खाना पीना सब कुछ हम लोगों ने खाया। कन्हैया का आना था, लेकिन आ रहा है जो नेताजी वाला होता है, आ रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं, और नेताजी कभी नहीं आए उस जगह पे। हालांकि बाद में हमें पता चला कि जब सब लोग चले गए थे तब शायद कन्हैया आए थे, नहीं आए थे, पता नहीं हमें। तो ये इंसिडेंट भी कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर सकता है कि दोस्ती इतनी भी गहरी नहीं थी। कन्हैया कुमार उस समय अजय भवन में, जो उनका कहना था जब हम लोग वहाँ बैठे थे, कि अजय भवन में कुछ पार्टी का प्रोग्राम चल रहा है इसलिए वो लेट हो गए। हम लोग 10 बजे तक, 10:30 बजे तक वहाँ रुके थे उमर खालिद के घर पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर सब कुछ बस जैसे चलता है वैसे ही चल रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दोनों। उस दौरान आपको दिखा होगा कि चाहे फिर वो कुणाल कामरा के साथ हो या फिर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दोनों को बुलाया जाता था एक जगह पे, एक ही मुद्दे पे बोलने के लिए, ये सब चलता रहा। उसके बाद फिर आता है 2019 लोकसभा का चुनाव। ये इंसिडेंट मार्क करने वाली है इसलिए भी कि लोकसभा चुनाव के दौरान उमर खालिद बेगूसराय आते हैं। पूरा मैं आपको इंसिडेंट बिल्कुल क्लोजली बता देता हूँ, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा कहानी की तरह सुनिए। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो कन्हैया के घर के सामने एक 4 मंजिले की बिल्डिंग थी जिसमें सब लोग रहते थे। कन्हैया भी रहता था, हम भी रहते थे, और जो भी लोग जो कहीं ना कहीं कन्हैया से पहले से जुड़े हुए थे या जिसे भी कन्हैया समझता है कि उस पर विश्वास कर सकता है, तो उसको उस बिल्डिंग में रखा गया था। बाकी और अन्य बिल्डिंग में अलग अलग जगहों पे लोग रुके हुए थे। मैं रात को सोया हुआ था और सुबह सुबह उठा तो बगल में देखा कि उमर खालिद, वो मतलब दोनों की नींद एक साथ टूटी, मतलब ऐसे अकचका करके उमर खालिद उठा मुझे देख करके, और मैं उमर खालिद को देखा तो सबसे पहला जो रिएक्शन था उमर खालिद का, वो था, संजीव तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा क्यों, क्या दिक्कत है? क्योंकि उमर खालिद का ये मानना था, ये सोच था, ये समझ था कि संजीव और उमर खालिद दोनों के बीच में दोस्ती तो है नहीं, दोनों तो एक दूसरे के विरोधी हैं। क्योंकि हम कई मंचों से प्रेसिडेंट को, और हम कन्हैया का विरोध नहीं करते थे, हम प्रेसिडेंट का विरोध करते थे, प्रेसिडेंट की नीतियों का विरोध करते थे, या विरोध करना काले एक वॉइस ऑफ डिसेंट जिसे आप कह सकते हैं कि अपना मत रखते थे। तो उसे ऐसा परसेप्शन जाता था कि हम कन्हैया के विरोधी हैं। हालांकि कन्हैया से हमारा संबंध उसके पहले से भी था और चुनाव के दौरान हम वहीं पे थे। उमर खालिद उस घटना का, सुबह में जो ये होता है हम दोनों के बीच में, फिर शाम में कन्हैया वहाँ पे हम लोग बैठते हैं, और ये घटना जनवरी की है। ये आपका बीच चुनाव का नहीं है, बीच चुनाव में भी उमर वहाँ पे आता है, लेकिन जनवरी में एक मीटिंग होती है कन्हैया घर पे, और वहाँ की ये घटना है। और उस समय जब शाम में हम लोग चूड़ा और घुगनी का वो हुआ करता है सीजन, ये जनवरी का ही सीजन होता है, चूड़ा घुगनी वगैरह हम लोग ऊपर बैठ के खा रहे थे, और न्यूज़ वगैरह चल रहा था, टीवी वगैरह चल रहा था। तो उसमें फिर जब हम लोग बैठे तो उमर खालिद ने फिर से वो इंसिडेंट निकाला। फिर कहा कि मैंने सुबह सुबह देखा, तो मैंने देखा जैसे मैं संजीव को देखा, संजीव को देखते ही मैंने कहा ये संजीव यहाँ कैसे आ गया, ये तो बिल्कुल विरोधी है कन्हैया का। तो अब आप इस बात से समझिए कि इतनी भी हमारे बीच में दोस्ती नहीं थी, हमारे या कन्हैया के बीच में, या कन्हैया और उमर खालिद के बीच में, कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे को पता हो कि कौन किसके करीबी है, कितना करीबी है, किससे क्या बात होती है, सब ऐसा कुछ भी नहीं था। अब आप
चुनाव का समय आ जाइए अप्रैल में फिर उमर खालिद वहाँ पे आते हैं। अप्रैल में जब वहाँ पे उमर खालिद आते हैं, रात में आते हैं, अगेन हमेशा वो रात में ही वहाँ पे आते हैं। तो उसके अगले दिन मैं, उमर खालिद और कन्हैया का भाई, 3 लोग 2-3 जगहों पे जाते हैं, और वो 2-3 मुस्लिम फैमिली थी। जिस गाड़ी में जाते हैं उस गाड़ी में ब्लैक शीशा लगा हुआ होता है, और ये कहा जाता है कि उसकी चर्चा कहीं पे नहीं की जाए, क्योंकि उमर खालिद का तब तक वो इमेज बन चुका था कि बेगूसराय में उमर खालिद अगर प्रचार करने आएंगे तो नुकसान होगा कन्हैया को, खास करके भूमिहार बेल्ट में। उसी समय पे वहाँ पे जिग्नेश मेवानी आए हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, कुणाल कामरा आया हुआ, सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन उमर खालिद आता है। इनफैक्ट मंच साझा करती है सहला राशिद, लेकिन उमर खालिद को न तो मंच साझा करने दिया जाता है, न कहीं पब्लिकली सामने आते हैं वो, न किसी मंच पे, न ऑफ द रिकॉर्ड। आते भी हैं तो 1-2 लोगों से मिल करके वो चले जाते हैं, जो कि इंटरनली उससे रिक्वेस्ट करके चले जाते हैं एज ए मुस्लिम। सब संभवतः एज ए मुस्लिम ही करने आए थे वो। अब आप समझिए कि जैसे कैसे धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ रहा है, और फिर ये सब करते करते आज ये घटना घट रही है कि उमर खालिद को 5 साल के बाद भी बेल नहीं मिल रहा है। तो लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि भाई कन्हैया कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, कन्हैया क्यों बोलेगा। ये कन्हैया का न तो राजनीतिक रूप से उमर खालिद से कोई वास्ता था, न ही कन्हैया का व्यक्तिगत तौर पे उमर खालिद से इतना गहरा वास्ता था कि वो अपना राजनीति दांव पे लगाए कन्हैया के लिए। और धीरे धीरे वो डिस्टेंस अपने आप को लगातार पिछले कई सालों से कर रहा है कन्हैया उमर खालिद से, और उसका ही परिणाम है। और ख़ास करके जब 2020 में जब दिल्ली में चुनाव होता है, दंगे होते हैं, उसके बाद कन्हैया अपने आप को पूर्णतः लगभग पूर्णतः अलग कर लेता है उमर खालिद से। उसके बाद जब उसके ऊपर चार्ज लगते हैं, गंभीर चार्ज लगते हैं, तब से कन्हैया और उमर खालिद के बीच में बहुत ही इनफॉर्मल सा रिलेशनशिप है। उसके पहले था फिर भी, कन्हैया के घर पे पहुंच जाते थे उमर खालिद के घर पे कन्हैया आते होंगे, होता होगा ये सब सारी चीज़ें। तो ये थी कहानी। अब आप तय कीजिए कि अगर आप इस कहानी को सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कन्हैया और उमर खालिद जो है वो लंगोटिया यार थे, और लंगोटिया यार होने के बावजूद कन्हैया उनके खिलाफ, उनके पक्ष में कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।